दोस्तों नमस्कार। मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए आज डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में हम अध्ययन करते हैं लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र को। तो लॉर्ड मैकाले का जो विवरण पत्र है, लॉर्ड मैकाले भारत आया क्यों, भारत आया तो उसको कौन कौन से कार्य दिए गए, वह कार्य जो उसको दिए गए वो किसने दिए, तो इन सब की चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड को देखें, इसके इतिहास को देखें, तो लॉर्ड मैकाले जो है 10 जून सन 1834 ईस्वी को भारत आया। लेकिन उसके पहले के समय जो कुछ हुआ भारत में, वह 1793 का ईस्वी का जो आज्ञा पत्र था, 1813 ईस्वी का जो आज्ञा पत्र था, उसके बाद 1833 ईस्वी का जो आज्ञा पत्र था, उसी के संदर्भ में कुछ वाद विवाद जो पैदा हुए, उसी को ख़त्म करने की जिम्मेदारी, समाप्त करने की जिम्मेदारी तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले को दिया। तो वो वाद विवाद था क्या, आइए इसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1793 ईस्वी का जो आज्ञा पत्र था, उसमें चार्ल्स ग्रांट लगातार ये मांग कर रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट से कि भारत में जो अब की बार आज्ञा पत्र जारी किया जाए, उसमें एक ऐसी धारा जोड़ी जाए कि जिससे किसी भी यूरोपीय जो ईसाई मिशनरी हों, उनको भारत आने और यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी छूट हो। तो चार्ल्स ग्रांट के नेतृत्व में लगातार जो मांग चल रही थी ब्रिटेन में ही, उसी का समर्थन करते हुए एक ब्रिटिश पार्लियामेंट सदस्य थे रॉबर्ट विल्बरफोर्स। इन्होंने चार्ल्स ग्रांट के प्रस्ताव का समर्थन किया। ये प्रस्ताव था कि भारत में किसी भी ईसाई मिशनरी को आने, प्रवेश करने और उसको अपने धर्म एवं संस्कृति के साथ साथ शिक्षा का प्रसार प्रसार करने की पूरी छूट हो। तो यह प्रस्ताव जो रॉबर्ट विल्बरफोर्स और चार्ल्स ग्रांट का था, ये 1793 ईस्वी में जब हर 20 वर्ष बाद जो आज्ञा पत्र था वह पुनरावर्तन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया जाता था, तो 1793 में इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया। जब पेश किया गया इसको, तो इस प्रस्ताव पे चर्चा शुरू हुई। इस प्रस्ताव पे चर्चा शुरू हुई, लेकिन एक लंबी चर्चा, एक लंबी बहस के बाद इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। जो प्रस्ताव था इसको अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद लगातार 1793 ईस्वी के बाद भी लगातार चार्ल्स ग्रांट के नेतृत्व में वहाँ पर यह मांग जारी था कि अब की बार जो आज्ञा पत्र जारी किया जाए, उसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और वहाँ पे अपने धर्म और शिक्षा संस्कृति का प्रचार प्रसार करने की पूरी छूट दी जाए। अब इसके बाद जो समय आता है, 20 वर्ष के बाद 1813 ईस्वी का आज्ञा पत्र। 1813 ईस्वी का जो आज्ञा पत्र 20 वर्ष बाद अब आया, तो इसको भी पुनरावर्तन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश जब किया गया, तो जो यहाँ चार्ल्स ग्रांट जो मांग लगातार कर रहे थे, उस मांग के समर्थन में भी एक प्रस्ताव पुनः ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया। हुआ क्या कि जब ये मांग लगातार जो जारी था, इस प्रस्ताव को जब अब की बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया, तो वहाँ पे अधिकांश जो सदस्य थे वो अब की बार इस प्रस्ताव के समर्थन में थे। और यह प्रस्ताव जो पेश किया गया, एक बहस हुई, लंबी बहस हुई, और लंबी बहस के बाद अब की बार इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया और इसको 1813 के आज्ञा पत्र के में
मुख्य स्थान दिया गया। तो इस प्रकार से चार्ल्स ग्रांट के नेतृत्व में जो एक अभियान चल रहा था, जो एक मांग चल रहा था, उसको 1813 के आज्ञा पत्र में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्वीकार करके इसको लागू किया। अब 1813 ईस्वी का जो आज्ञा पत्र आया उसमें 3 धाराएं, मुख्य रूप से 3 धाराएं जोड़ी गई। और ये जो 3 धाराएं मुख्य रूप से थी, ये कौन कौन सी धाराएं थी, इसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। तो जो 1813 ईस्वी का आज्ञा पत्र आया 1793 ईस्वी के बाद, 20 वर्ष बाद, उसमें भी कुछ ऐसे मुख्य धाराएं जोड़ी गई, उनकी चर्चा अब आगे होगी। तो इसमें जो मुख्य रूप से 3 बिंदु जोड़े गए, उसमें जो पहला बिंदु था, इसमें ये कहा गया कि अब जो ईसाई मिशनरी होंगे वे पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। पूरी तरह से स्वतंत्र का मतलब, अब किसी भी देश का जो ईसाई मिशनरी होगा उसको भारत में प्रवेश करने की पूरी छूट होगी। उसके साथ साथ वह अपने धर्म, संस्कृति और शिक्षा का प्रचार प्रसार भारत में कर सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया कि जो कंपनी है वह अपने शासित क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था करे। और इसमें जो तीसरा पॉइंट जोड़ा गया, उसमें कहा गया 1 लाख रुपया प्रति वर्ष अब भारत को दिया जाएगा। लेकिन यह खर्चा किस प्रकार से होगा, इसके लिए इसमें 3 बिंदु बनाए गए। तो जो पहला पॉइंट इसमें आया वह यह कहा गया कि भारत में जो 1 लाख रुपए का यह खर्चा होगा वह साहित्य के रखरखाव, भारतीय विद्वान के प्रोत्साहन, पर खर्चा किया जाएगा। तो जो ये तीसरा पॉइंट आया, इसी को कहा जाता है धारा 43। इसी को कहा जाता है धारा 43। धारा 43 में 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष व्यय करने के लिए दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि साहित्य के रखरखाव और विकास पर यह 1 लाख रुपया, या जो भारतीय विद्वान होंगे उसके प्रोत्साहन पे यह रुपया खर्चा किया जाएगा। तो जो 1813 का आज्ञा पत्र था उसमें 3 मुख्य धाराएं थीं। पहला था ईसाई मिशनरी, किसी भी देश के ईसाई मिशनरी को अब भारत आने, प्रवेश करने और अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने की पूरी छूट होगी। दूसरा ये कहा गया कि कंपनी शासित जो क्षेत्र होगा वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व होगा। और तीसरा ये कहा गया अब प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया दिया जाएगा साहित्य के रखरखाव और विकास पर, तथा भारतीय विद्वान के प्रोत्साहन पर यह खर्चा किया जाएगा। और यहीं से ये जो धारा 43 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष था, यहीं से विवाद उत्पन्न होता है। और विवाद ये था कि यह जो साहित्य शब्द आया और जो भारतीय विद्वान शब्द जो आया, वो किस प्रकार से उसका अर्थ लिया जाए। तो यहीं से जो विवाद पैदा होता है, यहीं से 2 वर्ग बनते हैं।
और दो वर्ग, एक प्राच्यवादी वर्ग और दूसरा जो वर्ग था वो पाश्चात्यवादी वर्ग कहलाता है। तो जो पहला वर्ग था प्राच्यवादी, अब यहाँ पे जो शब्द आए, एक शब्द आया कि साहित्य और एक शब्द आया भारतीय विद्वान। ये जो दोनों शब्द आए, इन्हीं दोनों शब्दों पे मतभेद उत्पन्न हुआ और इसी मतभेद के कारण यहाँ दो वर्ग बने। एक बना प्राच्यवादी वर्ग और दूसरा बना पाश्चात्यवादी वर्ग। जो प्राच्यवादी वर्ग था यह भारतीय संस्कृति के साथ साथ भारतीय शिक्षा का समर्थक था। इसमें जो कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी थे वो थे, और जो दूसरा पाश्चात्यवादी वर्ग था इसमें अंग्रेजी साहित्य और भाषा पर ये बल देते थे, और इसमें जो थे वो कंपनी के युवा अधिकारी थे। तो इस प्रकार से जो साहित्य और भारतीय विद्वान शब्द की जो व्याख्या थी उसको व्याख्या करने में दो ग्रुप बन गया, और इन दोनों ग्रुपों में एक प्राच्यवादी वर्ग बना, एक पाश्चात्यवादी वर्ग बना। प्राच्यवादी वर्ग के लोग जो थे वो भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा, भारतीय शिक्षा के समर्थक थे, और जो पाश्चात्यवादी वर्ग था वह अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान का समर्थक था, और इसमें कुछ युवा अधिकारी थे, और जो प्राच्यवादी वर्ग में थे इसमें कंपनी के कुछ वरिष्ठ अधिकारी थे जो इसका समर्थन करते थे। अब यहीं से ये दोनों वर्ग ये निकल के आया, यहीं से ये आगे विवाद पैदा हुआ, उस विवाद में दो वर्ग बना, और अब यहाँ कहा गया जो साहित्य शब्द है वह किस साहित्य से उसका अर्थ लिया जाए, जो भारतीय विद्वान शब्द है किस प्रकार के विद्वान से उसका अर्थ लिया जाए। साहित्य का मतलब ये होता है कि अगर वो उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य के विद्वान हैं तो क्या उससे अर्थ लिया जाए, कि जो अंग्रेजी के जानकार भी हैं उससे भी उसका अर्थ लिया जाए। तो इस प्रकार से इस पे विवाद पैदा होता है, और यह विवाद 1833 का जो आज्ञा पत्र आता है, 1833 ईस्वी का जो आज्ञा पत्र आता है उसमें भी नहीं सुलझाया जा सका। यहाँ पे क्या किया गया, जो 1 लाख रुपया था उसको बढ़ा करके अब 10 लाख रुपया कर दिया गया 1833 के आज्ञा पत्र में। और यहाँ पे एक चीज़ ये कहा गया कि जो अब बंगाल का गवर्नर होगा वो अब गवर्नर जनरल कहलाएगा, उसकी एक काउंसिल होगी, और जिसका एक कानूनी सलाहकार होगा, तो 1833 ईस्वी का जो आज्ञा पत्र आया उसमें इस 1 लाख रुपए को बढ़ा करके अब 10 लाख रुपया कर दिया गया। साथ ही साथ अब ये कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर होगा वह अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। दूसरा, उस गवर्नर जनरल की जो एक काउंसिल होगी, उस काउंसिल में एक कानूनी सलाहकार होगा जो समय समय पर गवर्नर जनरल को कानूनी सलाह देने के लिए होगा। अब यहीं से आता है यहीं से शुरू होता है लॉर्ड मैकाले कि जब ये यहाँ कह दिया गया कि एक कानूनी सलाहकार होगा, तो यहीं से एंट्री होती है, यहीं से आगमन होता है लॉर्ड मैकाले का। और गवर्नर जनरल, तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक का कानूनी सलाहकार बन करके
तो अब 10 जून सन 1834 ईस्वी लॉर्ड मैकाले भारत आया। 10 जून सन 1834 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले भारत आता है। गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसका कानूनी सलाहकार बन करके, और जब यह भारत आता है तो यहाँ पे जो प्राच्य और पाश्चात्यवाद विवाद था, उस विवाद को का अंत करने के लिए जो लॉर्ड तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, इसको जन शिक्षा विभाग का अध्यक्ष बना दिया। जन शिक्षा विभाग का इसको अध्यक्ष बना दिया। तो 10 जून सन 1834 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले भारत आता है, जो गवर्नर जनरल का के काउंसिल का कानूनी सलाहकार बन करके आया। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। उन्होंने उसको, लॉर्ड मैकाले को जन शिक्षा विभाग का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया और उससे यह अपेक्षा की कि जो धारा 43 है उसकी वह व्याख्या करे और जो विवाद है उस विवाद का अंत करे। तो अब जनशिक्षा विभाग का अध्यक्ष बनाने के साथ साथ उसको एक जिम्मेदारी और दी गई कि जब 1813 का जो आज्ञा पत्र आया था उसमें धारा 43, जिसमें 1 लाख रुपया कहा गया था कि व्यय करने के लिए, उसकी अब व्याख्या करे कौन, लॉर्ड मैकाले, और उस विवाद का अंत करे जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का मुख्य कारण था। अब यहीं से फिर आगे शुरू होता है। उसने क्या किया कि ये जो धारा 43 था उसका उसने गहन चिंतन अध्ययन किया, गहन चिंतन और अध्ययन किया। इस प्रकार से अध्ययन करने के बाद वो 2 फरवरी सन 1835 ईस्वी को अपना जो विवरण पत्र था उसको प्रस्तुत किया। 2 फरवरी सन 1835 ईस्वी को अपना जो विवरण पत्र था उसको प्रस्तुत किया, और इसको जो प्रस्तुत किया इसमें मुख्य रूप से 3 बातों का उल्लेख था। तो 3 बात कौन कौन सी थी, इसको आइए देखते हैं। इसमें जो पहली बात कही गई वह यह कहा गया कि कंपनी रुपया खर्च करने के लिए स्वतंत्र है, जिस मद में चाहे। दूसरा कहा गया कि साहित्य शब्द का अर्थ उर्दू, संस्कृत के साथ अंग्रेजी भी। तीसरा ये कहा गया कि जो भारतीय विद्वान शब्द का अर्थ संस्कृत, फारसी के साथ अन्य
भारतीय भाषाएं तथा अंग्रेजी के जानकार। तो जो धारा 43 की इन्होंने व्याख्या कर दिया लॉर्ड मैकाले ने, उसमें इन्होंने 3 बात पे जो विवाद था उसी विवाद को इसने शांत करने का प्रयास किया। पहला इन्होंने कहा कि जो 1 लाख रुपए का रुपया है वह कंपनी जिस मद में चाहे उस मद में उसको खर्चा कर सकती है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो वहाँ साहित्य शब्द लिया गया है उसका यह अर्थ यह कतई नहीं है कि केवल जो भारतीय भाषाएं हैं उसका ही साहित्य से लिया जाएगा, जैसे उर्दू हो गया, फारसी हो गया, संस्कृत हो गया। इसके अलावा जो अंग्रेजी होगा वह भी उस साहित्य शब्द में आएगा। और जो तीसरा इन्होंने कहा कि जो भारतीय विद्वान शब्द है, भारतीय विद्वान शब्द से अर्थ जो संस्कृत का जानकार होगा, जो फारसी का जानकार होगा या जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं उसका जो जानकार होगा, उसके साथ साथ जो अंग्रेजी का जानकार होगा, अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान जिसको आएगा उसको भी इसमें लिया जाएगा। इस प्रकार से ये धारा 43 की ये व्याख्या, धारा 43 की व्याख्या इसने किया। धारा 43 की इन्होंने व्याख्या किया और इस व्याख्या के आधार पर इसने 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामने प्रस्तुत किया। तो यही था लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र, जो 1813 से शुरू होते हुए जो शुरू विवाद हुआ उसका अंत अब ले जा कर के इसके विवरण पत्र से हुआ, जो 2 फरवरी सन 1835 ईस्वी को इसने प्रस्तुत किया। इसके बाद आगे इसके विवरण पत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, अगली शिक्षा नीति क्या आएगी, और इसी में इसने एक सिद्धांत दिया निस्यंदन का सिद्धांत, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।